हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट जान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम बाइक से रिलेटेड बात करेंगे और आज हम दो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे स्टंट से रिलेटेड और फिर हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स बाइक जो कि बिगनर इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरीके से करने चाहिए। तो इस एपिसोड को मेरे साथ ज़रूर एंजॉय करेगा। जी दोस्तों, तो फिर हाजिर है एक बार नए एपिसोड के साथ। और हर दफ़ा की तरह जब बाइकिंग की बात आती है तो आप सब जानते हैं कि बाइकिंग के हवाले से अली सुमरो साहब बहुत मशहूर हैं और हर दफ़ा एक नई बाइक के साथ हमें नज़र आते हैं और कुछ नया करने की हर दफ़ा वो कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे स्टंट्स करते हैं। तो अली भाई, आज का जो एपिसोड का वो मकसद है कि मैंने देखा है कि काफ़ी बिगनर बाइकर्स जो होते हैं वो उनको बाइक ले लेते हैं, वो बड़ी बाइक्स, लेकिन उनको हैंडल करना नहीं आता उसको। तो वो बड़ी बाइक्स लेके फिर उस पर स्टंट्स की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता कि बाइक को स्टार्ट कैसे करना है, उसको राइड पे जाने से पहले चेक कैसे करना है और चेकिंग के साथ साथ उसकी कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बाइक कौन सी है और ये आपने कब परचेज़ करी, इसमें क्या ख़ास बात है, और ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन की कि किस तरीके से एक बिगनर बाइकर को बाइक को हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की बाइक ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ जाए। ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली बिगनर्स को चाहिए कि कम से कम 600 सीसी लें बाइक। ऐसा ही। अच्छा, एक और बात भी मैं शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं वो जैसे चाइनीज़ बाइक ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें फील मिल जाएगा हैवी बाइक का, तो वो ले तो लेते हैं लेकिन विद इन वीक और 2 वीक वो फिर बोर हो जाते हैं उससे और कहते हैं यार साउंड नहीं आ रहा होता, और हर बंदा उनको कहता है कि क्या है, चाइना है चाइना, तो उनको वो फील नहीं आ रही होती जिस मकसद के उन्होंने बाइक लिया होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कम से कम सीसी की बाइक आप ले 600, जिसके साथ आपको साउंड भी मिलता है और उसमें मोड्स होते हैं, जो न्यू बाइक्स होती है उसमें मोड्स होते हैं। सही। तो उसके मोड्स जो होते हैं वो आप कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप किसी को भाई या कज़न को देते हैं तो उसमें A-B मोड्स होते हैं। अच्छा। अगर आप B मोड पे कर देते हैं उसका पावर बिल्कुल लो हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बाइक का पावर होता है। तो और अगर उनको ज़्यादा फिर स्पीड के मज़े लेने हैं तो फिर वो A मोड करके उसको फुल एंजॉय कर सकते हैं उसकी सुपर पावर का। तो कम से कम बिगनर्स को मैं ये चाहूँगा कि वो 600 बाइक लें ताकि वो फील ले सकें हैवी बाइक का साउंड के साथ। अच्छा। फिर जब उनको प्रैक्टिस हो जाए उसके साथ फिर 750 आती है, फिर 1000 आती है, फिर वो उन पे मूव हो सकते हैं। ये बाइक है सुजुकी जिक्सर 750। सही। ये 600 और 1000 के मिड में है जो पावर वो उसमें इंक्लूड है। इसमें हमने सुपर पावर, जिस तरह पूरी बाइक मेरी हमेशा लोडेड होती है तो उसी तरह ये बाइक भी पूरी लोडेड है इसके सेफ्टी गेजेस के साथ, सेफ्टी गेट्स के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, पावर कमांडर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड हुई हैं जो उस बाइक को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बना देती है। और इसमें स्टंट करने का अपना ही एक फील है क्योंकि इसको मैंने इतनी बाइक को स्टंट किया है तो इसको मॉडिफिकेशन मैंने बिल्कुल अलग तरीके से किया है। तो इसमें स्पेशल स्टंट जो हो जाता है इसके इतना पावर इंक्लूड हो चुका है कि ये वन हैंड व्हीली भी लग सकती है। अच्छा, तो ये एक नया स्टंट है जो अली भाई ने कुछ टाइम पहले ही अभी प्रैक्टिस किया था और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि ये वन हैंड से जो है वो बाइक को उसके थ्रॉटल से ही वो बाइक ऊपर आ जाती है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अच्छा अली भाई, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक राइड पे निकलने से पहले, जो आप भी रखते हैं, मैंने आपको देखा है कि आप बाइक को चेक करते हैं कि उसके टायर में एयर पूरी है, वो क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें जो है बाइक स्टार्ट करते हुए ये सब लोगों को नहीं पता होता है। सबसे पहले इसके क्लच को थोड़ा सा रिदम करना पड़ता है स्टार्ट करने से पहले, ताकि इसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो थोड़ी सी स्पेस हो जाए उनमें, ऑयल आ जाए उनमें। उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हैं बाइक को, तो स्टार्ट करने से पहले इसका इग्निशन होता है इसका, जो ये रेड बटन होता है। ठीक है। इसे हमें ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना चाहिए ताकि ये जो इग्निशन होता है ये पेट्रोल को ट्रांसफ़र करता है फ्यूल पंप के थ्रू इंजन तक। तो जब ये ट्रांसफ़र कर देता है उसके बाद आपको वेट करना होता है। इसकी आवाज़ एक जो इंजेक्शन चलता है इसकी आवाज़ एक होती है। जब वो ट्रांसमिशन ऑफ होती है फिर आप उसके बाद
सेल्फ दें इसको तो बाइक आपकी हमेशा इसी मेंटेनेंस में रहेगी। सही। उसके साथ साथ इसका एयर का प्रेशर, इसके जंप दोनों मोनो फ्रंट दोनों जंप, उसके साथ साथ फिर चेन का देखना पड़ता है कि लूज तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी चेन लूज है तो वो गियर पे भी अफेक्ट कर सकती है और बाइक के जो पॉकेट्स होते हैं फ्रंट रियर वो दोनों डैमेज हो सकते हैं उससे, तो इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। उसके साथ साथ फ्यूल आप जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता ये है। बहुत मैटर करता है। फ्यूल के साथ साथ आप ऑयल कौन सा फिल कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना अच्छी चीज़ आप बाइक में डालेंगे उसकी पावर उतनी अच्छी रहेगी और उसकी लॉन्ग लाइफ इतनी अच्छी रहेगी। जी ये बात बिल्कुल सही करी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हर दफ़ा जो है वो सुजुकी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हायाबुसा जिक्सर्स और इनके ऊपर ज़्यादा, तो इससे कोई ख़ास लगाव या कि मशीन ही ऐसी है कि इसी पे रहना ज़्यादा सूटेबल है? ये मशीन इतनी स्मूथ है और इतनी इजी टू हर चीज़ में बहुत इजी है, लाइक वो मेंटेनेंस हो गया, राइड हो गई, उसके साथ साथ आप इसको क्रूजिंग पे भी ले जाएं, जब आपका मूड हो सुपर मोड का आपका मूड हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें मोड भी दिए हुए होते हैं, जैसे 600 750 में ए बी मोड होते हैं, 1000 और हायाबुसा 1300 सीसी में ए बी एंड सी होते हैं, 3 मोड आपको मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसको फिर इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो इसका पेट्रोल फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है, स्टंट में ये प्रॉब्लम नहीं करती है, इसकी सेटलमेंट इस तरह हुई हुई है कि ये स्टॉपी व्हीली हर चीज़ पे स्टेबल रहती है बाइक ये। तो ये आपको स्टंट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। एग्जैक्टली स्टंट इसमें बहुत इजी हो जाते हैं। पहले मैंने R6 पे भी स्टंट्स किए हैं बहुत, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन जब मैं सुजुकी पर आया हूँ तो फिर इसी पर रह गया हूँ। अच्छा। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बाइक आती है मेरे हाथ में मैं उस पर ईजीली स्टंट्स कर लेता हूँ, चाहे वो 600 से लेके 1400 सीसी तक इवन के वो हायाबुसा भी क्यों ना हो, कोई भी बाइक हो। हायाबुसा पे भी मैंने रिकॉर्ड बनाया है, रोल ऑन स्टॉपी का लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, ज़बरदस्त। और अभी जो मैंने रिकॉर्ड बनाया वन हैंड व्हीली और लॉन्गेस्ट पेस के साथ मैंने उसको रोल ऑन किया, तो वो भी आज तक का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड्स बनाना कोई आसान बात नहीं है। इससे पहले जो इनकी प्रैक्टिस है अगर वो आपको बताई जाए तो उस पर बहुत मेहनत है। लोग न्यू बिगनर्स जो है वो अली भाई ये करते हैं कि बाइक ली और सेकंड दिन ही उन्होंने फिर उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। पहले उनको चाहिए कि वो अपने घंटे पूरे करें ताकि उनको एक यूज टू हो जाए अपनी मशीन से। फिर उसके बाद तो अली भाई उसके बारे में क्या गाइड देंगे कि स्टंट्स किस तरीके से प्रैक्टिस करें और किस किस किस्म के स्टंट्स होते हैं और कौन कौन सी बाइक उसके लिए सूटेबल है? स्टंट बिगिनर जो लेते हैं बाइक वो स्टंट्स पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जब वो नॉर्मल राइड कर रहे होते हैं तो उन्हें लोग नहीं देख रहे होते, वो अटेंशन लोगों की लेना चाहते हैं, तो वो अटेंशन लेने के चक्कर में स्टंट्स करने लग जाते हैं। उनको ज़रा सा हिंट मिलती है कि इस तरह बाइक ऊपर आना है तो वो फ़ौरन रोड पे शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको उसके लिए बहुत सन्नाटे वाला रोड एक सेलेक्ट करना पड़ता है जो अलोन रोड हो, जिस पर आप खुद हो, उस पर आप एग्जैक्टली प्रैक्टिस करें बिल्कुल माइंड फ्रेश के साथ और पूरा ध्यान बाइक पे देते हुए। और अगर आपको शौक है स्टंट्स का तो लोगों को दिखाना एक अलग होता है, स्टंट्स आपका पैशन एक अलग चीज़ होती है। तो अगर आप पैशन के मुताबिक स्टंट्स को करते हैं तो उसके लिए आपको फोकस रखना चाहिए, अपना कोई टीचर बनाना चाहिए या कोई आपको प्रैक्टिस जोन पे आपको सिखा रहा हो किस तरह आपको ये स्टंट्स करने हैं। जो भी स्टंट को आपको करना है उसको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्टंट्स की होना कैसे है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और स्टंट बेसिकली हर किसी का काम नहीं होता क्योंकि बाइक इतना सुपर मशीन है कि ये बिगड़ने में इसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका थ्रॉटल पावर इतना होता है कि ये 1 सेकंड में आपको फेंक सकता है और ये टाइम नहीं देता। ऐसा ही है हमारी जो टाइमिंग होती है जिसे हम लोग करते आए हैं अब तक, हम लोग सीनियर हैं और बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस में हमें जितना टाइम लगता है हम लोग लगाते हैं, कोई हमें जल्दी नहीं होती कि हम जल्द से जल्द कर दें। प्रॉपर फोकस रखते हैं अपने काम पर, स्टंट्स पर। जो भी न्यू स्टंट परफॉर्म करना होता है उससे पहले बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस होती है, फिर वो ऑन एयर आता है। सही ये। अच्छा अली भाई आप जो है वो ज़्यादातर लोगों ने देखा है कि आप जो है वो सुपर बाइक्स पे भी स्टंट कर देते हैं, नॉर्मल बाइक्स पे भी स्टंट कर लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी बाइक पे स्टंट सूटेबल है और जिस पे बंदा जो है जो बिगनर है वो इजीली उस पे प्रैक्टिस हो जाएगी और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा? एग्जैक्टली अगर स्टंट किसी को सीखने होते हैं तो वो सबसे पहले रेफर करूंगा वो 125 सीसी बाइक लें, सही उन पर करें। उन पर जब उनको नॉलेज आ जाए कि स्टंट्स होते किस तरह है फिर वो DT मशीन पर आ जाए। ट्रेल जो होती है 175 उस पर बहुत ईजी होता है क्योंकि उस बाइक जो होती है बहुत स्मूथ होती है, हल्का सा उसको टच करो वो ऊपर आती है, हल्का ब्रेक टच करो वो नीचे आ जाती है, उससे
बहुत सारी चीज़ें इंसान के उसमें हिट हो जाती हैं कि आपको किस तरह स्टंट परफॉर्म करना है। ऐसा ही है। फिर जब आप उस पर ट्रेन हो जाते हैं तो आप आए फिर रोड पर, फिर बड़ी बाइक पर आए आप, ऐसा ही है। लाइक 600 कम से कम 600 सीसी जो होती है वो स्टंट्स के लिए सूटेबल है। और इसके साथ साथ जो बिगिनर्स होते हैं बाइकर्स, उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड पर अपनी राइड करें ताकि उनका हाथ बैठ जाए बाइक के ऊपर। जब तक उनका हाथ नहीं बैठेगा, लाइक बिगनर्स होते हैं वो वीक में एक बार बाइक निकालते हैं और वो सोचते हैं सब आज ही कर दें हम लोग, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप रोड पर जाएं, राइड करें, मॉर्निंग डिसाइड करें टाइम या नाइट डिसाइड करें। आपका जब तक हाथ बाइक को आप नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें विंड और एयर का भी बड़ा एक रोल है कि अगर आपने ऑपोजिट एयर पे जाएंगे तो आपका स्टंट अच्छा नहीं होगा, विद एयर जाएंगे तो आपका स्टंट अच्छा होगा। उससे भी रिलेटेड थोड़ा गाइड करें कि कौन से एटमॉस्फेयर पे सूटेबल है स्टंट करना, और कह सकते हैं कि स्टंट करने से बाइक की कौन सी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी और उसको फ्रीक्वेंटली चेक करना भी बहुत ज़रूरी है ना। एग्जैक्टली स्टंट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब होती हैं बाइक की वो जंप होते हैं। अगर आप लैंडिंग प्रॉपर नहीं करते हो व्हीली पर तो आपके जंप पर अफेक्ट होता है और वो सीलें फट जाती हैं उसकी, जिससे ऑयल आना शुरू हो जाता है। लोग ऑयल को बहुत ईजी लेते हैं। जब जंप में से सील लीक होती है, ऑयल को ईजी नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब ऑयल लीक होता है तो वो डिस्क पर जाके लगता है ऑयल सारा, जो कि ब्रेक कर रहे होते हैं आगे से, और जब वो ऑयली हो जाएंगी डिस्कें तो आपका ब्रेक काम नहीं करेगा और ये कभी भी आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है कि आप रोड पर जा रहे हो, आपको जान ब्रेक की नीड हो और वो ब्रेक काम ना करे तो ये आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है। छोटे-छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो कि एक राइडर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ लाइक जब एयर के साथ जब हम वो ये जब एयर के साथ हम स्टंट्स कर रहे होते हैं, लाइक सबसे अच्छा वेदर जो स्टंट का होता है वो समर होता है। सही। समर जो होता है वो स्टंट के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें रोड्स जो होते हैं उसकी ग्रिप हॉट होती है। तो रोड हॉट होते हैं तो उसके जो टायर होते हैं वो हॉट ग्रिप कर दें और फौरन अटैच मैच हो जाते हैं रोड के साथ। सही है। तो मैच होने के बाद आपके जो रियर और फ्रंट है वो दोनों गर्म होते हैं, तो हीटअप से वो उसका मैच अच्छा बन जाता है रोड के साथ, तो आपके स्टंट्स अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वेंट्स का ये होता है कि अगर आप फ्रंट उस पर कर रहे हैं, वेंट पर आप स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बाइक जो है वो हवा के प्रेशर से आपको ज़्यादा ऊपर ले जा सकती है। और आप रियर से करते हैं तो रियर विंड है तो आपकी बाइक को ऊपर नहीं आने दे सकती। अगर लेफ्ट विंड की तरफ लेफ्ट साइड से विंड आ रही है आपके पास तो वो बाइक को आपकी डिसेबल नहीं होने देगी, एक तो लेफ्ट तरफ फेंकेगी। इसी तरह लेफ्ट साइड से अगर आएगी तो वो राइट पे फेंकेगी। तो स्टंट के लिए वेदर और ये विंड्स का बिल्कुल देखा जाता है। हम लोग जो सब कुछ देखते हैं कि कहाँ पर रोड ग्रिप अच्छा है, विंड्स कहाँ से आ रही है और कौन सा हमें सूटेबल रोड है, वहाँ पर जाके हम लोग स्टंट परफॉर्म करते हैं। अगर हमें ज़रा सा भी लगता है कि रोड या विंड हमारे सही नहीं है आज तो हम छोड़ देते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस गेम के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती करी तो शायद आप फिर आगे के लिए डर जाएं या फिर आप आगे वो स्टंट परफॉर्म ना कर पाएं या कुछ भी XYZ इंसिडेंट हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपने एहतियात रखना है। अच्छा अली भाई, फ्लूइड्स का भी बहुत गेम है, ऑयल्स का बहुत गेम है। ये आपके पूरे होने चाहिए, फ्यूल आपका एक लेवल पे होना चाहिए। लोग कहते हैं कि टैंक फुल करके भी स्टंट्स नहीं करने चाहिए। टैंक फुल करके इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि टैंक आपका जब फुल होता है तो उसके आप स्टंट के दौरान आपके टैंक जो फ्यूल का जो कैप होता है उसके से बाहर आ सकता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ मैं कि जब भी आप स्टंट करते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं हमारे वो बहुत मैटर करते हैं क्योंकि उसी पे बाइक रुकती है, फ्रंट और रियर दोनों। तो ये आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी के रखने चाहिए। और जब आप स्टंट परफॉर्म करने के लिए रेडी हो तो आपको एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि ये कितने हद तक इसमें ग्रिपिंग है और इसकी गैप बची हुई है। सही। और अच्छा अली भाई, लोग जो हैं वो
महंगी बाइक्स ले लेते हैं लेकिन फिर उसको उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने मुझे बताया कि ऑफ कैमरा भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक नॉर्मल अगर ये 750 बाइक है तो इसकी भी जो मेंटेनेंस है वो अराउंड 25 to 30 के तक होती है। तो लोग जो है वो इतनी एक्सपेंसिव बाइक ले लेते हैं, फिर वो उस पर कंजूसी कर रहे होते हैं कि यार नहीं ये वाला नहीं, सस्ता ऑयल डलवा देता हूँ, सस्ते ब्रेक पैड डलवा लेता हूँ, सस्ते चेन पॉकेट डलवा लेता हूँ, तो उससे मैं जान छुड़ा लेता हूँ, लेकिन वो इनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एक कंपनी ने चीज़ बनाई है, आपकी प्रेफर की है, वो आपको वही चीज़ डालनी है। अगर आप उससे हट के जाते हैं तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, और जब वीक बाइक की परफॉर्मेंस होगी तो जब आप कल सेल करने जाते हो तो आपकी सेल आउट नहीं होती है, 100 मसले आ जाते हैं। अगर आप बाइक को अप टू डेट रखते हैं हर उसकी अपनी चीज़ के साथ, तो बाइक आपको कभी भी लॉस नहीं देती है, वो प्रॉफिट में ही जाती है और आपको राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है। बहुत एग्जैक्टली। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप बहुत सीनियर हैं, अगर आपको कभी इंजन खोलना पड़े तो आप अपना इंजन बाइक का खुद बना भी सकते हैं, ब्रेक पैड्स भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को आना चाहिए। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता कि उनके ब्रेक पैड्स कैसे, उनकी कंडीशन क्या है, उनके फिल्टर्स कहाँ लगे हुए हैं, उनके चेन का क्या सीन है, तो ये सारी चीज़ें ये किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए और इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो भी काम होते हैं, ट्विनिंग हो गई, इसकी मेंटेनेंस हो गई, वो अगर बिगनर्स अगर ये करने जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देगा उसमें। लाइक कोई बोल्ट उसका लूज रह गया, कोई चीज़ उससे मिस हो गई, या उसने काम बिगाड़ दिया, लाइक कुछ, क्योंकि इसकी पार्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। एक बार खराबी का मतलब है आपको अगर जिस चीज़ में फिक्स करनी है पार्ट, अगर वो चीज़ ही फिक्सिंग ख़राब कर दिया आपने तो आपको फिर डबल खर्चा हो जाएगा। तो बिगिनर्स जो हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में ना घुसते, वो जो एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, हम खुद हैं, हमारे पास ले आए, हम उनको अच्छी तरीके से बता देते हैं कि किस तरह है, और हम करते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल हमारी ज़िंदगी हो गई ये काम करते हुए। ऐसा ही है। तो ये उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि बाइक की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, लाइक फुट रेस हो गया, ब्रेक पेडल हो गया, रियर फुट रेस हो गए, और जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको लगती है, आपको चेक जिस पे बोल्ट लगे हुए हैं, उन्हें आपको वीक में ज़रूर चेक करना चाहिए। अच्छा। और ज़रूर उसको टाइट करना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा की पॉइंट बताया है कि आपके जितने भी स्क्रूज और नट्स हैं वो आपको एक दफ़ा चेक करने चाहिए और उनको टाइट कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरा एक ही एक्सीडेंट हुआ है मेजर, वो इस वजह से हुआ था कि एक फ्रेंड की बाइक थी, उस पर मैं स्टंट परफॉर्म कर रहा था, और उसका जो फुटरेस्ट था बैक वो लूज था, रेयर फुटरेस्ट था, वो लूज था, और जब मैं खड़ा होकर उस पर स्टंट परफॉर्म करने लगा तो वो फुटरेस्ट टूट गया। और जब वो फुटरेस्ट टूटा तो मेरा पैर लगा ज़मीन पर, उससे ज़्यादा मुझे फ्रैक्चर आ गया था। और बाइक तो खैर सेफ रही थी, लेकिन वो फुटरेस्ट की वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो था। ये कुछ चीज़ें जैसे उससे भी अली भाई ने सीखा कि आप वो जब भी स्टंट करते हैं तो उससे पहले लूजिंग और टाइटनिंग पे बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अच्छा अली भाई, जैसे कि हमने बात करी कि एक बिगनर को उसके पता होना चाहिए कि बाइक्स कैसी है क्या नहीं है। आजकल बाइक्स की मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे कि एक नॉर्मल अगर बंदा बिगनर बाइक परचेज करने जाता है तो उसके दिमाग में क्या बजट होना चाहिए? देखिए, स्टंट मशीन और सुपर बाइक दोनों एक ही होती हैं, एक ही इंजन पर होती है। उसमें हम चीज़ें थोड़ी सी ऐड करके उसको स्टंट और जितना पावर हमें स्टंट के दौरान चाहिए होता है वो हम इंक्लूड कर देते हैं। लाइक उसका बैक स्पॉकेट होता है वो हम बड़ा कर देते हैं, उसके जो ब्रेक मारने की कैपेसिटी होती है उसको हम अप कर देते हैं ताकि हमारे टच पे ब्रेक काम करे। उसका जो गियर होते हैं उनके लीवर को हमारी सेटिंग में आते हैं वो, और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनली स्टंट्स मशीन होती है पूरी, उसको हम नेकेट कर देते हैं। सही। जब स्टंट पहले परफॉर्म करने होते हैं जैसे हमें, तो हम नेकेट कर देते हैं ताकि जब बाइक अगर फॉल होती है डाउन तो उसकी बॉडी या उसकी फेयरिंग को प्रॉब्लम ना हो। उसमें हम लोग बड़े सारे जो है सेफ्टी क्रैश गार्ड और ये लगा देते हैं, और सेफ्टी क्रैश गार्ड ये सब चीज़ें लगा देते हैं हम लोग उसमें, और उसके साथ साथ बॉडी हम लोग निकाल देते हैं। सारी चीज़ हम लोग नेकेट कर देते हैं ताकि अगर बाइक फॉल डाउन होती है तो उसको इंजर्ड ना हो। और जब हम तो क्वालिफाइड मतलब काफ़ी प्रोफेशनल हो चुके हैं इस काम में, तो हम अभी इतनी मेहनत नहीं करते। जो भी बाइक होती है हम लोग इजीली परफॉर्म करते हैं उस पर और अपने गेम्स करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कौन से एंगल पर बाइक को उससे ज़्यादा नहीं लाना ऊपर, उससे ज़्यादा नीचे नहीं लाना, और किस एंगल में हमें। काफ़ी राइडर्स होते हैं वो अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि उनको किस लिमिट तक एक्सीड करना है। उनको ये नहीं पता होता कि
उन्होंने उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और वो किस लेवल तक जो है वो चीज़ को लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ करते हैं वो प्रोफेशनल राइडर कभी भी नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनल राइडर को पता होता है एग्जैक्टली कि क्या करना है। जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं वो कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे कि कहीं भी वो भगाना शुरू कर दे। उनको पता होता है अपनी लिमिट कि मुझे कहाँ तक थ्रॉटल देना है, कहाँ थ्रॉटल डाउन करना है और कहाँ मुझे ब्रेक करना है। जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके हाथ में जब एक्सीलेटर आता है और जब ये सुपर मशीन अपना कमाल दिखाना शुरू करती है तो वो एक्साइटमेंट में वो और करते जाते हैं। लास्ट हम लोग एक इवेंट में गए थे, वहाँ पर मुझे स्टंट के लिए ग्राउंड दिया गया था, तो मैं वहाँ स्टंट परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ पर एक और न्यू बिगनर्स राइडर था, वो वहाँ पर आया और उसने चाहा कि वो भी वहाँ पे कुछ परफॉर्म करे। तो वो आके वहाँ पर ड्रैग करने लगा और ड्रैग करते हुए उसने स्पीड उतना दे दिया और उसको आगे पता ही नहीं चला कि आगे ग्रिल लगी हुई थी, तो वो उसमें जाके लगा, लेकिन वो बाय चांस सेफ रह गया और बाइक उसके थोड़ा इंजर्ड हुआ। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि उसे नहीं पता था कि मेरी लिमिट कहाँ पर मुझे ब्रेक करना है। बताने का मकसद ये नहीं कि आपको डराया जाए या आपको इस गेम से रोका जाए, स्पोर्ट्स के तरफ ना जाने दिया जाए, बस इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। बिल्कुल लिमिट पता होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, राइड कर रहे हो, स्टंट कर रहे हो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर आपको करना है। आपको अपने अंदर एबिलिटी जो है वो पता होनी चाहिए कि कितनी है, आप कितना कर सकते हो। जितना कर सकते हो आप उतना करो, उससे आगे अगर आपको करना है उसकी प्रैक्टिस करें। सही है। और यही बात है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आपके अंदर आती रहेगी। अच्छा अली भाई, सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे कि गेजेस और आपके जैकेट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स ये कितने ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये आपको जो चोटें होती हैं ज़मीन की और कहीं भी लग के आपको चोट लग सकती है, उससे प्रोटेक्ट करती हैं आपको। अच्छे से अच्छा आप जैकेट लें बाइक राइड के लिए जिसमें अंदर प्रोटेक्शन गेजेस लगे हुए हों आपके। आप ग्लव्स अच्छे से अच्छे लें, क्योंकि जब आप खुदा ना खास्ता अगर स्केट करते हैं तो आपके हाथ यूँ आते हैं ज़मीन पर। जब हाथ ज़मीन पर आते हैं तो आपको अच्छे ग्लव्स होंगे तो आपको आपके हाथ को इंजरी से बचाएंगे। आपके नी प्रोटेक्ट, आपके एल्बो प्रोटेक्ट होने चाहिए। आपके हेलमेट जो होता है सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है, क्योंकि वो सर पर होता है। अच्छे से अच्छा प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से अच्छा हेलमेट आप पहने। जो आप इसी तरीके से जो शूज़ हैं वो भी बहुत एग्जैक्टली शूज़ भी मैटर करते हैं। आपको शूज़ अच्छे से अच्छे जो आजकल मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं वो भी आपको प्रेफर करने चाहिए शूज़। और उसके साथ साथ नी प्रोटेक्शन जो होती है वो भी आपको करनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा अगर आप खर्च कर सकते हैं तो ये पूरी किट आती है जो कि जैकेट, शूज़ और ट्राउज़र सब मैच होते हैं उसमें। आजकल मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही रिलायबल प्राइस पे मिल जाती है वो चीज़ें, तो आपको ज़रूर वो करनी चाहिए। और सेफ्टी जो है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा अली भाई, अभी हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को आपका स्टंट तो ज़रूर दिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे इलियास भाई के पास और उनसे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो मैकेनिक एक्सपर्ट हैं और उनको बाइक के बारे में और इंजन वगैरह के बारे में नॉलेज है, तो हम उनसे उनकी नॉलेज लेंगे और आपके स्टंट्स तो हम ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम मौजूद हैं बलोच मोटर स्पोर्ट्स पे और मैंने आपको बताया था कि हम स्टंट से और अली भाई से डिस्कशन के बाद हम आपकी मुलाकात इलियास भाई से कराएंगे। तो इलियास भाई आज हमारे साथ हाजिर हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इलियास भाई, आपको तंग करने का मकसद ये होता है कि हर दफ़ा लोगों के लिए मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, बाइकिंग से रिलेटेड गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि ये भी आप दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक बाइक का पार्ट है। तो इलियास भाई, किस टाइप की मॉडिफिकेशंस अब पाकिस्तान में आ चुकी है और आप क्या समझते हैं कि उन मॉडिफिकेशंस की वजह से लोगों में इंटरेस्ट लेवल कितना बढ़ा है?
बेसिकली इस वक्त तो जैसे कि कस्टमाइज बाइक का फेट टायर किट का रुझान कुछ ज़्यादा ही है। हर दूसरे बंदे का ये ख्वाहिश है कि मेरे पास फेट टायर किट बाइक हो। अच्छा। तो इस वक्त जो फेट टायर किट जो है ना, हर एक दूसरा बंदा ये चाहता है कि फेट टायर किट मंगवा के इंपोर्ट करवा के अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करें। तो माशाल्लाह से बेसिकली ये कि जिक्सर 1000 अब इस वक्त कमिंग सून पे है। और एक और जो सरप्राइज़ है, कल इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे आपको। तो मेक्टी आया बूजा, तो इंशाल्लाह ताला कल इसकी ओपनिंग भी है। 360 फेट टायर किट के अंदर तैयार किया हुआ है। तो कल पोर्ट ग्रांड के अंदर इसकी ओपनिंग है। तो उसके बाद एक और जिक्सर है, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी ओपनिंग है। और साथ साथ जैसे कि ये बाइक देख रहे हैं हमारे अली बाइक हैं, जो अली सुमरो भाई उसकी बाइक है जिक्सर 1000, ये भी फुल कस्टमाइज तैयार हो रहा है। प्रोसेस में ये प्रोसेस के अंदर है जी। अली भाई, लोग समझते हैं कि ये शायद जो है वो इजीली बन जाती हैं, इनके पीछे मेहनत नहीं है इतनी, और आराम से आपने ऑर्डर दिया इलियास भाई को और इलियास भाई ने हफ्ते 2 हफ्ते में तैयार कर दिया, ऐसा नहीं सर। बेसिकली इस बाइक को भी इस वक्त पूरे को तैयार होते हैं। अभी 5 मंथ तो फिनिश हो चुके हैं, अभी तक बाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अभी आधे से ज़्यादा सामान दुबई के अंदर पड़े हुए हैं। तो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सामान भी इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इंस्टॉल होते जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे सामान आप देख रहे हो, ये एंडल ये यहाँ अवेलेबल नहीं है ना यूएई के अंदर। ये स्पेशली ऑर्डर इंपोर्ट करवाया यूके से, दुबई से पाकिस्तान इंपोर्ट करवाया है। फिर इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स एक्सेसरीज है, इसके पिछला स्विंगम है और काफ़ी सारे इसके आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज मंगवाए हैं और मजीद आ रहे हैं इसके पास। सही। तो मतलब ये लोगों में अब इस तरीके का इंटरेस्ट पैदा हो गया दोस्तों के वो बाइकें खरीदते हैं, फिर उसको पूरा मॉडिफाई कराते हैं, और अली भाई उनको, इलियास भाई उनको एडवाइस देते हैं कि वो उनको नए नए स्टाइल्स में तैयार करके देते हैं। तो इलियास भाई, अभी आपके दिमाग में और क्या आइडियाज़ मौजूद हैं और इसके साथ आप क्या नया करना चाह रहे हैं? अभी मजीद जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी शायद एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जो बाइक तैयार करता हूँ उसको हर मरतबा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये बाइक है, उससे पहले मैंने बाइकें तैयार की हुई हैं, आज तक किसी बाइक के अंदर ये चीज़ स्विंगम के अंदर जो हुआ आज तक किसी बाइक में नहीं हुआ। अच्छा। ये पाकिस्तान के अंदर पहली बाइक है जिसके स्विंगा चेचिस के अंदर, फ्रेम के अंदर और ये जंपों के अंदर, रिमों के अंदर, हर जगह पे आप देख रहे हो उसके ऊपर काम हुआ है। ऐसा ही है। और बेसिकली मेरा तो कोशिश यही होता है कि हर बाइक बनाओ उसको डिफरेंट तरीके से बनाओ। इसके बाद एक और जिक्सर तैयार कर रहा हूँ, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट बाइक तैयार कर रहा हूँ। जिक्सर 1000 है, वो भी बेसिकली उसके अंदर उसके भी सामान प्रोसेस पे इंशाल्लाह ताला वो भी अनकरीब तैयार हो जाएगा भाई। अच्छा, मॉडिफिकेशंस की बात आती है तो इलियास भाई, सिर्फ ये फैट टायर्स और कलर्स वगैरह चेंज करके मॉडिफिकेशन होती है, या आप स्पीड पे भी काम करते हो, उसकी परफॉर्मेंस पे भी काम करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए और वो अच्छा परफॉर्म करे? जी, बेसिकली अभी इसके बाद वाली जो बाइक तैयार करूँगा उसके अंदर नेटर सेटअप वगैरह सब ऑन होंगे। उसके लिए पूरा सेटअप मंगवाया हुआ है। नेटर स्पीड के हवाले से इसके पावर कमांडर वगैरह हर एक चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। वो नेटर सेटअप फुल हर चीज़ से, क्विक शिफ्टर वगैरह उस पर इंस्टॉल हो रहा है। तो इलियास भाई, क्या आप क्या समझते हैं कि ये बाइक जो पहले स्टॉक होती हैं और फिर जब वो मॉडिफाइड हो जाती हैं तो उनमें और उनमें कितना फ़र्क आ जाता है? काफ़ी फ़र्क आ जाता है। बेसिकली ये तो एक शौक के लिहाज से बनाते हैं बंदर, कोई यानी रफ यूज़ के हिसाब से नहीं होते हैं। जैसे कि ये बस ऑटो शो कस्टमाइज कभी कभार निकाल रहा हूँ बाइक, तो कभी कभार चलाया, बस एक शौक के लिहाज से बंदे बनाते हैं। तो इलियास भाई, जैसे कि इस पे दिख रहा है, इसमें भी और जैसे आपने पहले भी जो बाइक तैयार करी उनमें क्रोम वर्क का इस्तेमाल बहुत होता है, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान का और स्पेशली कराची का वेदर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा रस्टी और जंग लगता है चीज़ों को, तो उस चीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्ट? बेसिकली ये क्रोम आप चेक करें, ये जो क्रोम हुआ इस पे, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्रोम होता है उसमें और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ के क्रोम की कोई भी बाइक पार्ट उठा ले आप, इसके साथ मैच करें, ये स्पेशली बाहर जाते हैं वहाँ से क्रोम करवा के मंगवाता हूँ, और उस क्रोम को यहाँ पे पाकिस्तान में जो क्रोम होते हैं उनको दोनों को मिला के ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। इसके ऊपर ये कोटेड होता है क्रोम, ये पहले इसके ऊपर कॉपर के पानी चढ़ते हैं, इसके ऊपर क्रोम का पानी चढ़ता है, इस पर डबल एंड 2-3 मरतबा काम होता है, और यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ये मैं बाहर से करवाता हूँ इस क्रोम के अंदर, और वहाँ के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, और इतना जल्दी ये क्रोम खराब भी नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है नॉलेज में रखना, कि हर चीज़ दिखने वाली चीज़ सेम नहीं होती, यहाँ के क्रोम में और वहाँ के क्रोम में वर्क फ़र्क है, तो उस वजह से परफॉर्मेंस में भी और लुक वाइज में भी आपकी जो लास्टिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपकी बाइक ज़्यादा दिन तक शाइन करेगी। वैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में कोई क्रीम्स वगैरह भी होती हैं जिसको लगाई जाती है? जी बिल्कुल, इसके बेसिकली पॉलिश वगैरह आता है कि क्रोम वगैरह को उसको मेंटेन रखना पड़ता है इन बाइकों को। अच्छा इलियास भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे कि इसका फ्रंट टायर तो नॉर्मल बाइक की तरह, जो पीछे वाले जो फैट टायर्स होते हैं वो भी बाहर से सोर्स करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, बाहर से ही परचेजिंग करके फिर यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, और सब पूरा इनके किट मिलते हैं इनके, यानी यहाँ पे ला के फिर फिटिंग इंस्टॉल करना होता है।
अच्छा इलियास भाई, आज हम अली भाई से भी डिस्कशन कर रहे थे स्टंट बाइक्स से रिलेटेड। तो आप क्या समझते हैं एक स्टंट बाइक में क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं और एक नॉर्मल बाइक में क्या जो चीज़ होती है उसमें, और उसमें क्या फ़र्क आ जाता है? देखिए प्रॉपर जो स्टंट बाइक होते हैं उसमें तो काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि सब केज वगैरह लगते हैं, बड़ा स्पोकेट, शॉर्ट लीवर क्लच इसके आते हैं और एंडल वगैरह। यानी अगर प्रॉपर तरीके से स्टंट बाइक देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में गिनती के 2 या 3 जो प्रॉपर तरीके से स्टंट बाइक बने हुए हैं। तो जो नए शौकीन है कि स्टंट करना चाहते हैं कि बेसिकली हमें भी स्टंट करें, तो उसके लिए बाकायदा एक बाइक लें, कावासाकी 636 या जिक्सर 600, इससे ऊपर नहीं जाए। ये इन बाइकों के अंदर ये नॉर्मल भी है, स्पीड वगैरह और लिहाज से बेस्ट है, वगैरह भी अच्छी है हर चीज़ के। और जब स्टैंड करना चाहे तो सबसे पहले तो सेफ्टी फर्स्ट। सही। सेफ्टी फर्स्ट के बाद इसके बाद अपनी बाइक के भी हवाले से कुछ बाइक गिरते हैं तो इनके पार्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो इनके साइड के सब केज वगैरह आते हैं। प्रॉपर तरीके का स्टैंड मशीन बनाए तो उसके ऊपर स्टैंड। इसी तरीके से जो न्यू बिगनर्स हैं वो बाइक ले लेते हैं और पहले उनको पूरी बाइक चलाना आती नहीं, वो फिर उस पर स्टंट्स भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गिरते हैं और उनको भी नुकसान होता है, बाइक्स को भी। तो उनको क्या कहेंगे कि वो क्या करें? नए बिगनर जो देखा जाए तो डायरेक्ट तो इन बाइकों पर स्टैंड ना करें, तो सबसे पहले अपना हाथ सेट करें, बाइकें चलाएं, राइड करें, समझे बाइक को कि इन बाइक ये 70 या 125 नहीं होते हैं, ये इनकी स्पीड वगैरह काफ़ी ज़्यादा 70 125 से डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। तो बेसिकली ये बाइक है तो नए बिगनर को यही मेरा तो मशवरा है, ये उनको रिक्वेस्ट भी है कि इन चीज़ों पे जो स्टैंड करने से बेहतर पहले इनको अपने हाथ वगैरह सेट कर ले, डायरेक्ट स्टैंड ना करें। ऐसा ही है, तो खुदा न खास्ता गिर आ जाए तो खुद को ही नुकसान है। सही। अच्छा, जो आपने बात करी उस गिरने की, तो उसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड चीज़ें आती होंगी, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? इसके साइड के केज आते हैं, पीछे केज आते हैं, सब फ्रेम वगैरह आते हैं, काफ़ी चीज़ें आते हैं स्टैंड के अंदर। यानी पूरी बाइक जब प्रॉपर तरीके से स्टैंड मशीन तैयार होती है तो बाहर मुल्कों के अंदर, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर गिनती के 1-2 बाइकों में ही लगे हुए हैं, बाकी तो किसी बाइक में इतना खास नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें जब स्टैंड मशीन तैयार होते हैं बाहर मुल्कों में, बाइक गिरते भी हैं तो बाइक को कुछ भी नहीं होता। सही। गिरते हैं सीधे केज के ऊपर गिरते हैं तो सेफ्टी रहते हैं। अच्छा इलियास भाई, मुझे ये बताएं कि बाइक की स्पीड में भी मॉडिफिकेशन होती है या फिर वो उसको नॉर्मल रखा जाता है? उनको तो नॉर्मली रखा जाता है, इंजन को इतना स्पीड के लिए ये तो होते ही बेसिकली गेम के लिए होते हैं, तो स्पीड से फिर अगर फास्ट राइडर होता है तो अच्छे थोड़े बहुत कर लेते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं कर पाते, नहीं फ़ायदा नहीं होता। सही। अच्छा इलियास भाई, आपकी शॉप में मुझे माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहली दफ़ा से ज़्यादा बहुत सारी आपने चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं और उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। माशाल्लाह मेरा तो बेसिकली यही हर मर्तबा कुछ ना कुछ, यानी हमारा काम जो है एक साल से ये लो समंदर है, इसका भी पूरा नहीं हो नहीं पाएगा। ये आए दिन कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, मगर पूरा नहीं हो पाता। आज इस बाइक के ये चीज़ कम पड़ेगा तो ऑर्डर कर देते हैं, फिर अगले दिन दूसरे बाइक के अभी भी माशाल्लाह काफ़ी सामान ऑर्डर पे मगर पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये आप ये देख रहे हैं कि लोगों को शौक किस कदर बढ़ रहा है और किस तरीके से लोग जो है उसको बाइक्स को भी मॉडिफाइड कर रहे हैं और चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ऑयल्स और फ्यूल ब्रेक पैड्स वगैरह के बारे में क्या कहते हैं कि कौन सा ब्रेक पैड यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल्स यूज़ करने चाहिए? सर मैं तो ऑयल तो बेसिकली मैं खुद यहाँ पे यूज़ करवा रहा हूँ, मोबिल 1 और लिक्विड मोली, इसके अलावा तो कोई ऑयल दूसरा यूज़ नहीं करवा रहा हूँ। ब्रेक पैड्स के अंदर तो फिर बस काफ़ी पैड ब्रांड पड़े हुए हैं, जैसे कि कस्टमर का जो जेब इजाज़त देते हैं तो उस हिसाब से मैं पैड डलवाता हूँ। मेरे पास तो पैड में तो कहता हूँ कि ओरिजिनल OEM ही पैड डालें, मगर हर किसी का जेब नहीं देता, तो इस वजह से नॉर्मल हर कैटेगरी के मैंने रखे हैं। सही। अच्छा इलियास भाई, मुझे ये बताएं कि जो आपने बाइक्स रेडी की हैं और जो आप बाइक रेडी कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं कि आप हर दफ़ा कोई कोशिश करते हैं कि मैं हर बाइक में कोई एक डिफरेंट लाऊं, या फिर आप उसको भी पूरा स्टडी करके? नहीं, बेसिकली मैं पहले भी आपको कह चुका ना, जब कोई बाइक जब नया प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, मैं चाहता हूँ कि जो पिछली बाइक जो मैंने तैयार किया है तो अगली बाइक जो तैयार करूँगा उसको थोड़ा उससे डिफरेंट तैयार करूँगा। और मेरा तो जैसे अब ये बाइक आप देख रहे हो ना, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी ये बाइक आपको, इंशाल्लाह दूसरी नहीं होगी ऐसी बाइक। सही। फिर इसके बाद जो दूसरी तैयार करूँगा और इससे डिफरेंट तैयार करूँगा, फिर उसके बाद तैयार करूँगा उससे डिफरेंट तैयार करूँगा, तो स्टडी करता हूँ। इनका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट से लास्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ नया होता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके पास एग्जॉस्ट के बारे में आएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्ट तो मेरे पास सब ब्रांड के रखे हुए हैं और मेरे पास फुल सिस्टम भी मंगाए हुए हैं, OEM भी हैं और ओरिजिनल लोकल हर ब्रांड के एग्जॉस्ट रखे हुए हैं। और माशाल्लाह से इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मैंने ये 3-4 मंथ के अंदर काफ़ी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मैंने इंपोर्ट करवाए हैं और मैंने कस्टमरों को
जो ऑर्डर स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाए हैं मुझसे, जो नई नई बाइकें आए हैं BM S1000 RR 2020 और के सुजुकी हायाबुसा वगैरह काफ़ी बाइकों के लिए मैंने इंपोर्ट करवा के दी हैं। ठीक है। और अभी मजीद मंडे वाले दिन एक बाइक सुजुकी हायाबुसा का इंपोर्ट करवाया, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन पहुंचेगा मेरे पास। थैंक यू सर आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़्यादा आपके हर दफ़ा आने का मकसद यही होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे और इलियास भाई को दीजिए।